नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपके सामने रख रहा हूं क्राइम कथा। 22 नवंबर 2018 की रात्र जनपद इटावा के थाना बलरई के गांव गुंदी में नागेंद्र खाना खा रहा था और नागेंद्र के पास रात 8 बजे एक कॉल आई और खाना खाने के बाद नागेंद्र घर से निकल गया। घर वाले रात में उसका इंतजार करते रहे, लेकिन पूरी रात नागेंद्र घर नहीं पहुंचा। घर वालों को चिंता हुई और ढूंढना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद नागेंद्र का कहीं पता नहीं चला। 25 तारीख को थाना जीआरपी मथुरा से थाना बलरई को कॉल हुई और थाना बलरई वाले नागेंद्र के घर पहुंची। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी मथुरा के बाद स्टेशन पर गाड़ी से बधी हुई मिली है और उस डेड बॉडी का फोटो दिखाया। घर वालों को भरोसा हो गया, विश्वास था कि ये उनका बेटा नागेंद्र है। और गुंदी थाना बलरई जिला इटावा से मथुरा जीआरपी थाने पर लोग आए और उन्होंने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ नागेंद्र की हत्या करने की एफआईआर दर्ज कराई। पोस्टमार्टम होने के बाद नागेंद्र की डेड बॉडी को घर वालों को दे दिया। अब पुलिस की विवेचना आगे बढ़ती है और अंतिम बार नागेंद्र के मोबाइल पर जिस व्यक्ति का फोन आया था उसका पता लगाया। वो व्यक्ति पड़ोस के गांव का राजेंद्र था। राजेंद्र के संबंध में पता किया, गवाहों से पूछताछ की, तब गवाहों ने पुलिस के ऑफिसर को धीरे से बताया कि राजेंद्र मृतक का मालिक था और मृतक उसकी गाड़ी को चलाता था। नागेंद्र मृतक के गाड़ी मालिक राजेंद्र की पत्नी से अवैध संबंध हो गए और इन अवैध संबंधों को लेकर के उसकी हत्या की गई। पुलिस का शक गहराता गया। सीडीआर निकाली गई। सीडीआर में राजेंद्र की पत्नी और उसका साला, विवेचना में 3 नाम निकल के आए और इनके मोबाइल की लोकेशन निकल के आई थी और अंतिम बार रात 11 बजे तक मृतक से मोबाइल के द्वारा बातचीत हुई। पुलिस ने यह माना, पुलिस का शक गहरा गया कि यह हत्या इन्हीं लोगों ने की है और उसके बाद कोई कॉल नहीं थी मृतक के मोबाइल पर। अब पुलिस ने डेड बॉडी जिस समय बरामद की, उस डेड बॉडी से मृतक के पास से जो आधार कार्ड, फोटो, डीएल आदि मिले थे, उस बोरे पर, जिस बोरे में डेड बॉडी बंद थी, उस पर रस्सी बंधी थी। पुलिस विवेचना करने के लिए अभियुक्त के घर तक गई और ये देखा कि उस बोरे पर डेड बॉडी जिसमें रखी थी और जिस रस्सी से बांधा गया था, वो रस्सी अभियुक्त के घर पर बंधी हुई थी। उसी तरह की रस्सी थी और वो रस्सी पुलिस ने कब्जे में ली और उस रस्सी को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा। अभियुक्तों से पूछताछ की तो अभियुक्त टूट गए और अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया और ये बताया कि मृतक को रात बुला करके तीनों लोगों ने अवैध संबंध होने के कारण बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी राजेंद्र की पत्नी से संबंध रखने के कारण उसकी हत्या कर दी और डेड बॉडी को छुपाने के उद्देश्य से
पास ही उनके स्टेशन था। पनकी से आने वाली स्पेशल ट्रेन जो बाद मथुरा के लिए रिफाइनरी को आती थी, उसकी बोगी से उस डेड बॉडी को बांध दिया गया और वो डेड बॉडी यहां रिकवर हुई। पुलिस ने बहुत सारे गवाहों और जुर्म स्वीकार करने के आधार पर, रस्सी मिलने के आधार पर आरोप पत्र दिया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्व में हो गई और मथुरा कारागार भेज दिया गया था। लगभग 1 साल के बाद अभियुक्तों को जमानत मिली, रिहा कर दिया गया। इस मामले का ट्रायल मथुरा की कोर्ट में शुरू हुआ और गवाहों ने अपनी गवाही दी। सारी गवाहियों के बाद जो मृतक के अपने नजदीकी थे, डॉक्टर की गवाही हुई। डॉक्टर की गवाही में यह प्रश्न आया कि 22 तारीख को मृतक जो गायब था, 25 तारीख को डेड बॉडी मिली और 26 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर ने यह कहा जब पोस्टमार्टम किया उससे 2 दिन पहले मृतक की हत्या हुई है। जिस व्यक्ति ने पहली बार डेड बॉडी को देखा उसने यह कहा खून टपक रहा था। किसी डेड बॉडी से खून निकलना, अगर 22 तारीख में यह हत्या हुई होती तो 25 तारीख तक खून टपकना संभव नहीं है, खून जम जाता। ये सैकड़ों किलोमीटर मालगाड़ी चली। कई बार ऐसा होता है कि मालगाड़ी समय से नहीं आती है, स्टेशन पर खड़ी कर दी जाती है। अब कब से चली और कितने समय तक किन किन स्टेशनों को पार किया, ब्लड निकलता रहा या मालगाड़ी के साथ बॉडी हिलती है तो ब्लड जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन वो ब्लड उस समय जब बॉडी मिली तब टपक रहा था। मृतक की जेब से 2 महिलाओं के फोटो मिले। वो फोटो उस पास के गांव की महिलाओं के थे और वो मृतक पूर्व में भी उनके घर पर ड्राइविंग करता था। इस विषय पर विवेचनाधिकारी ने विवेचना नहीं की। जो सीडीआर निकाली थी वो सीडीआर भी फोटो कॉपी थी, मूल कॉपी नहीं थी। सीडीआर को साबित करने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है धारा 65B उपधारा 4 एविडेंस एक्ट के अनुसार, लेकिन विवेचनाधिकारी ने माना कि वो सर्टिफिकेट भी पत्रावली पर दाखिल नहीं है, वो फोटो कॉपी है। जब रस्सी पकड़ी गई तब पब्लिक के गवाहों को नहीं बुलाया, किसी गवाहों की गवाही नहीं कराई, जबकि इतने सारे गवाह आसपास के जो खिलाफ गवाही दे रहे थे उन्हें ही बुला लिया जाता। ऐसा नहीं किया, कोई ऑडियो वीडियो नहीं तैयार किया। इस तरीके से विवेचना इस बिंदु पर कि ये डेड बॉडी कहां से बंधी और कैसे चली और 2 महिलाओं के फोटो कैसे आए और जिस महिला से अवैध संबंध थे उस महिला का फोटो क्यों नहीं मिला, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं आए जो संदेह से परे अभियुक्तों के आरोप को सिद्ध करती। न्यायालय ने माना कि यह डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई मोटिव नहीं है और मोटिव वो साबित नहीं है जो अवैध संबंधों वाला है, जबकि अन्य महिलाओं से भी इशारा अन्य महिलाओं की तरफ था। हो सकता है इस दौरान किसी अन्य महिला से अवैध संबंध हो, हत्या वहां की गई हो। हत्या को माना, हत्या हुई, लेकिन हत्या किस व्यक्ति ने की ये कनेक्ट नहीं हुआ। असली हत्यारा कौन था ये कनेक्ट नहीं हुआ। क्या अवैध संबंधों में हत्या हुई ये साबित नहीं हुआ। हत्या को माना, इस तरीके से अभियोजन संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा कि हत्या अभियुक्तों द्वारा की गई है। इसका लाभ दिया गया और लाभ देने के बाद अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। अदालत ने राजकुमार वर्सेस स्टेट 2020 इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग को देखा और उस पर भरोसा किया कि किसी भी सीडीआर के लिए मौखिक रूप से बताया जाना आवश्यक नहीं है। रविंद्र सिंह काकू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी भरोसा किया कि किसी सीडीआर को मौखिक रूप से साबित किए जाने के बजाय धारा 65B के नोटिस की आवश्यकता है और इस तरीके से अभियोजन सफल नहीं हुआ।
विवेचना चूंकि सही दिशा में नहीं की गई, और अगर सही दिशा में की जाती तो असली हत्यारा बचता नहीं। इस संबंध में एसएसपी को भी अदालत द्वारा लिखा गया। इस तरीके से मैंने एक प्रेम संबंधों में निर्दोष लोगों द्वारा जो जेल काटी गई और मृतक के असली हत्यारे बच गए, एक क्राइम कथा को आपके सामने रखा। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य रखें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।